उनकी भयानक हत्या के बाद पहली बार हम रॉब और मिशेल रेनर के सबसे बड़े बेटे, उनके आरोपी हत्यारे निक रेनर के भाई से सुन रहे हैं। अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी बुरे सपने जैसी जिंदगी दिखाई। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं सिएरा गिलेस्पी हूँ। दिसंबर 2025 में दिल दहला देने वाली खबर ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। हॉलीवुड कपल रॉब रेनर और मिशेल सिंगर रेनर की मौत उनके घर में हुई थी। उन्हें घर के अंदर मारा गया था और एक चौंकाने वाले मोड़ में ये रेनर के अपने बेटे निक थे, जिन पर अब अपने ब्रेंटवुड घर के अंदर अपने माता पिता पर चाकू से हमला करने का आरोप है। 32 वर्षीय निक को कुछ घंटे बाद लॉस एंजलिस के एक्सपोजिशन पार्क में गिरफ्तार किया गया और उस पर प्रथम श्रेणी हत्या के 2 मामलों में विशेष परिस्थितियों के साथ आरोप लगा है। विशेष परिस्थितियां हैं कि उस पर दोहरे हत्याकांड के लिए चाकू इस्तेमाल करने का आरोप है। निक की कानूनी लड़ाई में नए घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन रेनर परिवार से सीधे जुड़े लोगों से ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। उनका दुख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आ रहा था, क्योंकि परिवार का टीवी और फिल्म निर्माण में शानदार इतिहास रहा है, जिससे वे प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन जेक, रेनर भाइयों में सबसे बड़े, ने इसी महीने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबस्टैक पर इस अकल्पनीय नुकसान के बारे में एक निबंध पोस्ट किया। उन्होंने इसे मॉम एंड डैड नाम दिया और उपशीर्षक रखा, मेरी जिंदगी का केंद्र। रॉब और मिशेल के साथ बड़े होने की कहानियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अपनी राह दिखाने वाले के रूप में वर्णित किया, जेक ने अपने दोनों माता पिता के साथ बचपन की तस्वीरें भी पोस्ट की। और सिर्फ तस्वीरों को देखकर ही साफ पता चलता है कि वे सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। और मैं उस पोस्ट से मिली कुछ नई जानकारियों को उजागर करना चाहती हूँ। अब हम निक के केस की ताजा जानकारी और अगली कोर्ट डेट पर चर्चा करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं। जेक अपने निबंध की शुरुआत एक ऐसी बात से करता है जो दुख बढ़ा देती है। 14 दिसंबर को जब उसके माता पिता की हत्या हुई, वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की स्मरण सभा में था, जिसकी कुछ हफ्ते पहले मौत हुई थी। ये दिन पहले ही बहुत मुश्किल था। इसी बीच जेक को अपनी छोटी बहन रोमी की 2 कॉल आती हैं। पहली कॉल में वो बताती है कि उनके पिता रॉब अब नहीं रहे, और फिर दूसरी फोन कॉल में पता चलता है कि उनकी माँ मिशेल भी अब नहीं रही। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉब और मिशेल को 14 दिसंबर को मसाज करवानी थी। मसाज थेरेपिस्ट घर पहुंची। अंदर ना जा पाने पर, दरवाजा ना खुलने पर उसने रोमी से संपर्क किया। फिर बताया जाता है कि रोमी ने अपने माता पिता को घर के अंदर क्षत विक्षत हालत में पाया। इस बारे में जेक लिखते हैं, उद्धरण, कुछ भी आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता कि एक ही समय में दोनों माता पिता को अचानक खो देने का एहसास कैसा होता है। ये इतना दर्दनाक है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। मैं रोज सुबह उठती हूँ और खुद को समझाती हूँ कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि मेरा डरावना सच है। जे कहते हैं कि उनके माता पिता की आखिरी पलों की हिंसा आज भी उन्हें डराती है। वो लिखते हैं, मैं खुद को उनकी जगह रखने की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन एक बात जो बार बार मेरे मन में आती है वो ये है कि वे डरे हुए होंगे। वे दुनिया के आखिरी लोग थे जो उनके साथ जो हुआ उसके हकदार थे ही नहीं। सूत्रों ने कई मीडिया आउटलेट्स को बताया है कि निक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे हैं, निक कथित तौर पर ब्रेंटवुड में उसी संपत्ति के गेस्ट हाउस में रह रहे थे। ये स्पष्ट नहीं है कि इतना क्रूर हमला क्यों हुआ। हमें पता है कि उनकी हत्या से एक रात पहले 13 दिसंबर शनिवार को रॉब और मिशेल को कोनन ओब्रायन की सालाना क्रिसमस पार्टी में बुलाया गया था और उन्होंने निक को भी साथ लाने की अनुमति मांगी थी। पार्टी के दौरान निक को कथित तौर पर अजीब तरह से व्यवहार करते हुए देखा गया, जिससे लोगों को असहज महसूस हुआ, जिसमें वैसे एसएनएल के पूर्व सदस्य बिल हैटर भी शामिल थे, जिनके साथ निक का कथित तौर पर कुछ अजीब सा सामना हुआ था। और उस समय या तो निक से पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया या रॉब और मिशेल ने कहा, ठीक है चलो हम सब साथ में चलते हैं। किसी भी तरह वे सब पार्टी से चले गए और अगले दिन रॉब और मिशेल मृत पाए गए। जेक रेनर का निबंध आगे कहता है, तब से हर दिन भयानक रहा है। हर मीटिंग जो हम करते हैं, हर व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं, हर आंसू जो हम बहाते हैं, हर पल जो हम बिताते हैं, वो हमारे माता पिता की हत्या से जुड़ा हुआ है। अपने सबसे विनाशकारी पल को समझने की कोशिश में दुनिया मीटिंग्स, कागजी काम, फैसलों और सफाइयों की मांग करती है, जैसे शोक से पहले दस्तावेज जरूरी हों। जेक ने इस बात का भी जिक्र किया कि हॉलीवुड के दिग्गजों के बीच बड़े होने से उसका बचपन ज्यादातर लोगों से थोड़ा अलग था, लेकिन चाहे वे बाकी दुनिया के लिए जो भी थे, उसके लिए वे उसकी माँ और उसके पापा थे। वे 2 लोग जिनके वह इस धरती पर सबसे करीब था। वो कहते हैं,
मुझे पता है कि ये अद्भुत अनुभव मुझे मेरे माता पिता के कारण मिले, जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलते। लेकिन मैं हर डॉजर गेम, हर ब्रॉडवे शो, हर छुट्टी कुर्बान कर दूं अगर मैं बस 1 घंटा और उनसे बात कर सकता और अलविदा कह सकता। जेक ने अपना निबंध ये कहते हुए समाप्त किया, मेरा इस लेख को लिखने का उद्देश्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि मैंने क्या खोया, बल्कि ये भी है कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या मायने रखते थे, इसका जश्न मनाना। कई लोगों ने मुझसे कहा, समझ नहीं आता क्या कहूं, और मैं उन्हें दोष नहीं देती। अगर मैं भी इस भयानक बवंडर में होती तो मैं ही जानती क्या कहना है। ये बहुत ही अलग तरह का और बेहद भयावह है। उस रात हमने अपने परिवार का आधी से ज्यादा हिस्सा सबसे भयानक तरीके से खो दिया। बिल्कुल, माता पिता में से किसी एक को खोना भी बहुत दुखद होता है, लेकिन दोनों को एक साथ खोने की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। और उसके ऊपर जब आपका भाई ही उस सब के केंद्र में हो, इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मैं जानती हूं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जवाब समय के साथ मिलेंगे, पर कुछ बातें सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित रहेंगी, और उन्हें निजी रखना ही एकमात्र तरीका है उस खोई हुई चीज के बचे खुचे हिस्से को बचाने का। ऐसी सच्चाई से जूझ रहे व्यक्ति से आप क्या कहेंगे? सच ये है कि कहने को कुछ नहीं। मैं सिर्फ प्यार और दया की गुजारिश करती हूँ, जिन सिद्धांतों पर मेरे माता पिता जीते थे। इस समय जेक का छोटा भाई निक एले काउंटी की हिरासत में है, और दोहरे हत्या का दोष साबित होने पर उसे उम्र कैद या मौत की सजा मिल सकती है। इस समय कैलिफोर्निया में मौत की सजा पर रोक है, और जहां जेक इस निबंध में अपने भाई की गिरफ्तारी और आरोपों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं करता, वहीं ऐसी अफवाहें हैं कि जेक और रोमी ने अपने भाई से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया है और उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। हमने आपको सबसे पहले इसी महीने की शुरुआत में बताया था कि एक अंदरूनी सूत्र ने रेडार ऑनलाइन से बात की थी, जिसमें बताया गया था कि निक कथित तौर पर एक खुलासा करने वाली किताब लिखना चाहता है। उस अंदरूनी सूत्र ने उस आउटलेट को बताया, उद्धरण, राइनर अपने माता पिता के गंदे राजों से पर्दा उठाना चाहता है, जिनका वह एक विशेषाधिकार प्राप्त हॉलीवुड बच्चे के रूप में गवाह था, और अपनी तरफ की कहानी बताना चाहता है कि उसके माता पिता को उनके ही बिस्तर पर क्यों बेरहमी से मारा गया। सूत्र ने कहा, उद्धरण, वो जितनी ज्यादा नाम ले और अधिक शर्मिंदगी फैला सके उतनी फैलाना चाहता है। और जब बात उसके भाई बहनों की आती है तो सूत्र के अनुसार, उद्धरण, बचे हुए परिवार के सदस्यों के लिए वह शैतान का अवतार है। विशेष जीवन उस सदमे और दुख से उबरने की कोशिश में बिताएंगे जो उसने दिया, और अब ये सोचकर कि वो इस घिनौने खुलासे के साथ उनकी पीड़ा और बढ़ाएगा, उनका दर्द और तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब हमने निक को आखिरी बार देखा था तो वो बहुत दुबला पतला लग रहा था। उसका सिर मुंडा हुआ था और वो फरवरी में अपनी पेशी के दौरान जेल की वर्दी पहने हुए था। उसकी अदालत द्वारा नियुक्त बचाव वकील ने उस सुनवाई में उसके लिए निर्दोष होने की दलील दी थी। क्या आप मिस्टर रीनर की ओर से औपचारिक वाचन और अधिकारों की जानकारी, जिसमें सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं, दोषी न होने की दलील दर्ज करते हैं और सभी विशेष आरोपों, सजा वृद्धि के प्रावधानों तथा पूर्व दोष सिद्धियों से इनकार करते हैं? जी हाँ सर। मिस्टर रीनर की तरफ से निर्दोष होने की दलील दी जाती है। जज ने निक से भी पुष्टि की कि वो अपनी प्रारंभिक सुनवाई टालने को तैयार हैं, जो आमतौर पर शुरुआती पेशी के तुरंत बाद होती है। मिस्टर रीनर, आपको त्वरित प्रारंभिक सुनवाई का अधिकार है, जो आपकी शुरुआती पेशी के बाद 10 अदालती दिनों और 60 कैलेंडर दिनों के भीतर होनी चाहिए। आपकी शुरुआती पेशी आज है। क्या आप इन अधिकारों को छोड़कर समझते हैं कि इन अधिकारों को छोड़ने पर आपका मामला 29 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे 30 कैलेंडर दिनों की गणना का 0वां दिन माना जाएगा? ये समझ लें कि आपकी प्रारंभिक सुनवाई 29 अप्रैल के 30 दिन के भीतर शुरू हो सकती है। और क्या वकील भी इस अधिकार त्याग से सहमत हैं? हाँ, मैं शामिल हूँ। अदालत पाती है कि मिस्टर रीनर ने 10 कोर्ट दिनों और 60 कैलेंडर दिनों के भीतर त्वरित प्रारंभिक सुनवाई के अपने अधिकार को जानबूझकर और समझदारी से छोड़ दिया है, और उनके अभिलेखित वकील भी उस अधिकार त्याग से सहमत है। प्रतिवादी सहमत है कि अगली अदालत की तारीख 29 अप्रैल 2026 30 कैलेंडर दिनों की गणना का 0वां दिन है। ये मामला सभी प्रयोजनों के लिए आपराधिक मास्टर कैलेंडर के पर्यवेक्षण न्यायाधीश द्वारा सौंपा गया है। इस मामले को सभी उद्देश्यों के लिए विभाग 108 में न्यायाधीश सबोदा को सौंपा गया है। वीजर रैंडल को बताता है, ये असफल हो गया है क्योंकि मैं जा रही हूँ। इस मामले में पहले निक का प्रतिनिधित्व एक प्रसिद्ध वकील कर रहे थे, एलन जैक्सन। जैक्सन एक प्रसिद्ध आपराधिक रक्षा वकील हैं, जिन्होंने मैसाचुसेट्स में करेन रीड का उस मुकदमे में प्रतिनिधित्व किया था जिसमें वह अपने पुलिस अफसर बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप से बरी हुई थीं।
रीनर केस संभालने के कुछ ही समय बाद जैक्सन ने अप्रत्याशित रूप से निक के वकील के पद से खुद को अलग कर लिया, लेकिन अदालत कक्ष के बाहर पत्रकारों से कहा कि निक हत्या के दोषी नहीं है। आज सुबह मुझे निक रीनर के वकील के पद से हटना पड़ा। हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, निक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि दुख की बात है, अब हमारे लिए निक का प्रतिनिधित्व जारी रखना असंभव हो गया है। कानूनी और नैतिक कारणों से मैं सभी कारण नहीं बता सकता। मुझे पता है कि ये सवाल सबके मन में है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत द्वारा नियुक्त बचाव वकील इसमें आगे आएंगे। उन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और वे निक रीनर के हितों की बहुत कुशलता से रक्षा करेंगे जब वो सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें, बहुत बहुत स्पष्ट रहें। मेरी टीम और मैं पूरी तरह से गहराई से प्रतिबद्ध हैं निक रीनर और उनके सर्वोत्तम हितों के लिए। असल में हम जानते हैं, हम सिर्फ आश्वस्त में ही हैं। हम जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों के सच्चे तथ्य सामने लाएगी। निक का मामला। आप जानते हैं, पिछले 3 हफ्तों में बहुत कुछ छपा है, बहुत कुछ छपा है। निक के बारे में छपा है, उसके परिवार के बारे में छपा है, हालातों के बारे में छपा है, अटकलें छपी है। 15 दिसंबर की सुबह मैं न्यूयॉर्क में था और मुझे एक कॉल आया। मैं और मेरी टीम ने सब कुछ छोड़कर पिछले 3 हफ्तों से खुद को समर्पित किया। वास्तव में हर जागते हुए पल को निक और उसके हितों की रक्षा करने में लगा दिया। हमने इस मामले की हर पहलू से जांच की है। जो हमने सीखा है, और आप इस बात पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। क्या ये इस राज्य के कानूनों के अनुसार है? क्या ये कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार है? निक रीनर दोषी नहीं है हत्या के मामले में। मेरी ये बात नोट कर लीजिए, मेरी ये बात नोट कर लीजिए। हम उन्हें आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। और हम इन सब बातों के बारे में सुनवाई में थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं प्रारंभिक सुनवाई के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इसकी तारीख इसी हफ्ते तय हो जाएगी। प्रारंभिक सुनवाई में अदालत तय करेगी कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभियोजक उस समय निक के खिलाफ कुछ सबूत पेश करेंगे। मैं इस मामले पर विशेषज्ञ से बात करना चाहती हूँ। ये जानना चाहती हूँ कि मामला अभी कहाँ तक पहुंचा है और जेक रीनर के निबंध से हमने क्या सीखा। आइए हमारे आज के मेहमान को बुलाते हैं। ये शो के दोस्त और पूर्व संघीय अभियोजक नीमा रोमानी हैं। नीमा, आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है। स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं इस नए धमाकेदार निबंध से, जिसे खुद जेक रीनर ने लिखा है। मेरा मतलब है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सिएरा, हमेशा बुलाने के लिए धन्यवाद। ये वाकई दुखद मामला है जिसका जिक्र वह अपने निबंध में करते हैं। सोचिए, एक नहीं बल्कि अपने दोनों माता पिता को एक साथ इस भयानक डरावने हत्या में खो देना। आप जानते हैं, अपने ही बेडरूम में चाकू से मार दिया जाना। और जब आपके भाई पर शक हो तो उसके दोषी साबित होकर बाकी जिंदगी जेल में बिताने की आशंका रहती है। वाकई एक पल में ही आपका पूरा परिवार बिखर गया। तो मेरी संवेदनाएं जेक और उसकी बहन के साथ हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो अभी किस दौर से गुजर रहा है। मैं हमेशा खुद को पीड़ितों और बचे लोगों की जगह रखने की कोशिश करती थी जब अपने मामलों से गुजर रही थी। जब मैं ये सब झेल रही थी, हाल ही में मेरे पापा का निधन हुआ। शुक्र है मेरी बहन मेरे साथ थी और हम साथ शोक मना सके। और मैं खुद को जैक रीनर की जगह रखकर सोच रही थी कि अगर मेरी बहन, मेरा भाई बहन ही मेरे किसी एक अभिभावक की हत्या का आरोपी होता तो, और यही यहाँ हो रहा है। मेरा मतलब है, शुक्र है हमें इससे नहीं जूझना पड़ा। ये वाकई चौंकाने वाली और विनाशकारी बात है। उन्होंने निबंध में कहा था कि कई लोगों के मन में सवाल है और कुछ के जवाब मिलेंगे। इस पर आपकी राय क्या है? जैसे जैसे अदालत की सुनवाई आगे बढ़ेगी और ट्रायल या प्रारंभिक सुनवाई होगी, क्या तब हमें और सवालों के जवाब मिलेंगे? मुझे भी यही लगता है। सबका सबसे बड़ा सवाल है क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना से एक रात पहले कोनन ओब्रायन की क्रिसमस पार्टी में बहस हुई थी। क्या इसका उससे संबंध है? क्या ये कोई ऐसी बात थी जो हफ्तों, महीनों या शायद उससे भी ज़्यादा समय से चल रही थी, है ना?
ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कोई अपने माता पिता की हत्या कर दे? क्या ये सिर्फ मानसिक बीमारी या साइकोटिक एपिसोड था या कुछ और भी था? सही है। मुझे लगता है लॉस एंजलिस में इससे मिलता जुलता असली मामला मेनेंडेज ब्रदर्स का था, वो भी काफी पहले, है ना? आपके हिसाब से कोई अपने माता पिता को क्यों मारना चाहेगा? और जाहिर है उस मामले में आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज मॉन्स्टर्स या उस मामले की दूसरी कवरेज देखी है। वे मानते हैं कि ये जॉस द्वारा किए गए यौन शोषण के कारण था। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉब रीनर दुर्व्यवहार करने वाले थे, आप जानते हैं, और जाहिर है ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं और मानते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए था। और ये दो बिगड़े हुए बेवर्ली हिल्स के बच्चे थे। मेरे दोस्त जो एलए में हैं और उनके साथ हाई स्कूल रहे थे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है ट्रायल में और जानकारी मिलेगी कि निक रेनर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये कोई कानूनी बहाना या केस में बचाव नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही सवाल है जो वास्तव में हर कोई पूछ रहा है। ऐसा क्या हो सकता है जिससे कोई अपने माता पिता की हत्या कर दे? आमतौर पर अगर किसी पर अपने माता पिता की हत्या का आरोप लगे तो हम उसे लॉ एंड क्राइम पर कवर करेंगे। ये अपने आप में भयानक आरोप है, लेकिन जब आप इसमें यह बात भी जोड़ते हैं कि वे रॉब रेनर और मिशेल सिंगर रेनर हैं जो प्रिय परोपकारी थे, मेरा मतलब है फिल्में और टीवी शो, वह एक फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर थी, ये लोग बहुत प्रिय थे। इसलिए जब ऐसा होता है तो सभी के मन में सवाल उठता है कि क्यों और इसका मकसद क्या है। आपने कहा शायद ये बचाव ना हो, पर कोई स्पष्टीकरण हो सकता है। फिर भी उनके पास कोई बचाव तो होना चाहिए। वे अब क्या रास्ता चुन सकते हैं? मुझे पता है कि उसका नशे की लत से जुड़ा एक इतिहास है, चाहे वह शराब की लत हो या ड्रग्स का दुरुपयोग, ऐसी चीजें। क्या शायद उसका बचाव इसी दिशा में जा सकता है? कोई सवाल नहीं, मैं बचाव पे बात करना चाहता हूँ। आप सही कह रही हैं सियरा। मैं बता सकता हूँ कि मैं अक्सर स्कैंडल और लॉ एंड क्राइम पर आता रहा हूँ। ये ट्रू क्राइम शैली है, लेकिन मामला इतना बड़ा इसलिए है कि मैं इसे ट्रिपल वैमी कहता हूँ। मैं कई टीवी शोज करता हूँ, रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स से बात करता हूँ जो 3 श्रेणियों में आते हैं, और ये मामला उन सभी पर लागू होता है। पहला है ट्रू क्राइम, कोई अपने माता पिता की हत्या करता है। यही मामला हम कवर करेंगे। जाहिर है इसमें मनोरंजन का पहलू भी है ना? लोग सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं और सेलिब्रिटी मामलों पर नजर रखते हैं, चाहे वो ट्रू क्राइम हो या नहीं। तीसरी तरह के मामलों पर मैं चर्चा करता हूं, जैसे राजनीति। आप जानते हैं रॉब रीनर राजनीति में सक्रिय थे और ऐसे लोग हैं जिनकी उनके बारे में मजबूत राय है इसी वजह से। तो जब आपके पास ट्रू क्राइम, मनोरंजन और राजनीति तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद एलए में ओजे के बाद सबसे बड़ा मुकदमा होगा। मुझे लगता है कवरेज में ये जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के मुकदमे जैसा होगा। सियरा, मैं इसे ट्रायल कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला लगभग निश्चित रूप से ट्रायल तक जाएगा। ये ट्रायल तक जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नेथन हॉकमैन इसमें कोई छूट नहीं दे सकते। सही है, ये उम्र कैद की सजा का मामला है जिसमें पेरोल संभव नहीं। अगर आप डिफेंस में हैं तो इसे ट्रायल तक ले जाएंगे। मुझे पता है लोग देख रहे हैं, वे कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से मौत की सजा संभव है, पर कैलिफोर्निया में पिछले 20 साल से कोई मौत की सजा पर अमल नहीं हुआ। ये कोई वास्तविक संभावना नहीं है, जैसे ब्रायन कोबरगर की स्थिति, जहां कोई व्यक्ति मौत की सजा से बचने के लिए जेल में उम्र कैद की सजा स्वीकार कर लेता है और डेथ रो पर जाने से बच जाता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं बात कर रहा था और मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दोष मुक्ति जैसी दलील देख सकते हैं। आप जानते हैं एलॉन जैक्सन जो एलए के सेलिब्रिटी वकील हैं, कुछ समय के लिए इस मामले में थे और करेन रीड का प्रतिनिधित्व किया था। आपने लेख देखना शुरू कर दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वे जानबूझकर छपवाए गए, लेकिन एक ओर अदालत है, दूसरी ओर जनता की अदालत, और जो अच्छे वकील सेलिब्रिटी मामलों को संभालते हैं वे जानते हैं कि दलीलों को मीडिया में कैसे रखें। उन्होंने उसकी मानसिक स्वास्थ्य और दवाइयों के बदलाव की बात की। मुझे लगता है यही बचाव पक्ष की दलील होगी। लेकिन सियरा, ये बहुत मुश्किल बचाव है। मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दोष मुक्ति साबित करने के लिए बचाव पक्ष को दिखाना होता है कि आरोपी मानसिक बीमारी या मानसिक विकार के कारण अपने कार्यों और परिणामों को नहीं समझता था, यानी उसे सही गलत का फर्क नहीं था। अगर आप छुट्टियों की पार्टी में पिछली रात माता पिता से बहस करने लायक होशो हवास में हैं, और आप कर सकते हैं, भाग सकते हैं और सैंटा मोनिका के होटल में खुद को साफ कर सकते हैं, सारा खून धो सकते हैं। ये मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगता जो कानूनी रूप से पागल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बचाव पक्ष उस सिद्धांत को पेश करने से रुकेगा।
मेरा मतलब है उसे बचाव का अधिकार है। अगर यही उनके पास सबसे अच्छा विकल्प है तो ये समझ में आता है कि वे उसी रास्ते पर जाएंगे। हालांकि मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है अगर वे उसी रास्ते पर जाते हैं तो ये उनके लिए एक कठिन लड़ाई होने वाली है। और आपकी बात पर नीमा, इस मामले में बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, चाहे वो मौत की सजा हो। आपने कोनन ओब्रायन की पार्टी के बारे में बात की थी। क्या ये संभव है कि हम बिल हैटर को गवाही देते हुए देखेंगे? जेन फोंडा भी वहां थी। मेरा मतलब है इसमें सेलिब्रिटी का भी मामला है, लेकिन आपने एलॉन जैक्सन के बारे में भी बात की थी। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मैं भी चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जाहिर है कैरन रीड के ट्रायल्स को फॉलो किया था, जो कि एलन जैक्सन वहां पर एक तरह से मुख्य भूमिका में थे। मुझे पता है कि उन्होंने केविन स्पेसी का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्हें बरी कर दिया गया। मैसाचुसेट्स में उन पर लगे आरोप हट गए थे, तो आप समझ सकती हैं वो काफी बड़ा नाम है। बिल्कुल, निक रेनर उन्हें चुनौती देने वाले थे, लेकिन अब वो इस केस से हट गए हैं और हमारे पास ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उन्होंने मेरी सहकर्मी से बात की थी। मुझे पता है कि आपने उनसे, जेसी वेबर से कई बार बात की है और उन्होंने इशारा किया था कि शायद ये पैसों की वजह से हुआ हो। और इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा है। ये सोच कि रीनर के भाई बहन रोमी और जेक ने निक रीनर से पूरी तरह संबंध तोड़ लिए हैं, जिससे अब उनकी संपत्ति तक उनकी पहुंच नहीं रही और वे अपना बचाव या जरूरी खर्चों के लिए भुगतान नहीं कर सकते। उनके बैंक खाते और इन सब चीजों के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसे के बारे में भी था। देखिए, ये केस का बचाव करना बहुत महंगा है। सब खत्म होते होते लागत $1 मिलियन यानी 7 अंकों तक पहुंच जाएगी। अब सिर्फ जैक्सन नहीं, सभी सहयोगी और विशेषज्ञ महंगे हैं। और अगर आप ये केस लेते हैं तो ये ऐसा केस नहीं है जो प्ली बार्गेन पर खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा केस है जिसे आपको उन कारणों की वजह से पूरी तरह ट्रायल तक ले जाना पड़ेगा जिनके बारे में हमने बात की है। तो कैलिफोर्निया में जाहिर तौर पर हत्यारे को विरासत से वंचित करने वाले कानून हैं। अगर आप अपने माता पिता की हत्या करते हैं तो आपको विरासत नहीं मिलती, चाहे वसीयत हो या ट्रस्ट। अगर आप किसी और बैंक खाते या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज के लाभार्थी हैं, तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जैसा आपने कहा, सवाल है कि वो पैसा जेक और रोमी को जा रहा है, और मैं मानता हूँ वहाँ काफी पैसा है। सही है। भाई बहन अब क्या करेंगे? क्या वे भाई की कानूनी मदद के लिए पैसे देंगे या सब कुछ वही संभालेगा? तो मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या है। जाहिर है जैक ने निबंध में ये नहीं लिखा, लेकिन अब हमारे पास अदालत द्वारा नियुक्त बचाव वकील है, जिससे लगता है कि निक रीनर के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। और अगर उसके पास इन हत्याओं से पैसे थे भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा होंगे। वो अपने माता पिता के गेस्ट हाउस में रह रहा है ना? वो अपने दम पर नहीं रह रहा। उसकी नशे की समस्या के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण हैं, या कम से थी। अगर रॉब और मिशेल रेनर को सच में लगे कि उनके बेटे को ड्रग्स की समस्या है, तो मुझे हैरानी होगी अगर वे उसे बड़ी रकम दें। और आप सही है। हमने सुना है कि कॉनन ओब्रायन की क्रिसमस पार्टी के बाद उनमें बड़ा झगड़ा हुआ था, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो फिर से अपनी आदतों में लौट आया हो। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि रॉब और मिशेल कह रहे थे, जानते हो निक, हमें अच्छा लगेगा अगर तुम फिर से रिहैब जा सको, अगर तुम इलाज ले सको। तो मेरा मतलब है, उम्मीद है कि हमें कुछ जवाब मिलेंगे। लेकिन आपने हत्यारे को विरासत से वंचित करने वाला कानून का भी जिक्र किया था, और मैं इसके बारे में और सन ऑफ सैम कानून के बारे में बात करना चाहती थी। तो मुझे ये समझाइए। कुछ अफवाहें हैं कि निक रीनर, जो अभी एली काउंटी की जेल में है, वहां से एक तथाकथित टेल ऑल किताब लिख रहे हैं, जिसमें वो नाम उजागर करना चाहते हैं और इन हॉलीवुड साजिशों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो क्या वो इससे पैसा कमा सकता है? फिलहाल वो निर्दोष है क्योंकि दोषी साबित नहीं हुआ है, हालांकि उस पर गंभीर आरोप हैं। ये सब कैसे काम करता है? ये अच्छा सवाल है सियरा। बहुत लोग नहीं जानते कि ये राज्य विशिष्ट है। हमने रेक्स हार्लेमैन के बारे में, यानी लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर, और उसकी पत्नी क्या कर रही है इस पर बात की है। तो हत्यारे को विरासत से रोकने वाले कानून कैलिफोर्निया में लागू है। अगर आप अपने माता पिता की हत्या करते हैं तो आप विरासत में कुछ नहीं पा सकते। लेकिन सन ऑफ सैम कानूनों को कमोबेश पहले संशोधन का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया है। तो कैलिफोर्निया में, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, निक रेनर इस कहानी को सुनाकर मुनाफा कमा सकते हैं, जैसा कि वे शायद कुछ अन्य राज्यों में नहीं कर सकते। और जाहिर है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ये सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। और सोचिए उस मुकदमे की, जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं, कॉनन ओब्रायन, हेडर, फोंडा, लैरी डेविड। मेरा मतलब है इस मामले में बहुत सारे लोग संभावित गवाह बनने वाले हैं। ये एक तरह से नामी गिरामी लोगों की सूची होगी। यहाँ लॉस एंजलिस में हाल के वर्षों में ये निश्चित ही सबसे बड़ा मुकदमा होगा।
ये एक तमाशा बनने वाला है। और मुझे लगता है कि वे जो आगे चल के डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, जाहिर है वे भी बड़ी होने वाली है। मुझे उम्मीद है वे हर बड़े नेटवर्क पर दिखेंगी, क्योंकि ये बड़ी कहानी है। मेरा मतलब है ये तो सही ही है ना? क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो एलए में नहीं रहते या जो रहते भी हैं, मतलब वे भी जानना चाहते हैं कि उस तरह की लाइफस्टाइल जीना कैसा होता है। इसीलिए ई नेटवर्क या यूएस वीकली जैसी चीजें हैं, ताकि दुनिया भर के लोग जान सके कि ऐसी जिंदगी कैसी होती है। आप सही कह रहे हैं, असली अपराध न भी हो, लेकिन जब होता है तो हम जानना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बिली क्रिस्टल घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे, क्योंकि वो रॉब रीनर के सबसे अच्छे दोस्त थे और बच्चों के साथ बड़े हुए थे। मेरा मतलब है बिली क्रिस्टल से गवाही दिलवाना और पूछना कि उन्होंने सब कुछ कैसे पाया, ये बिल्कुल पागलपन है। लेकिन आपने एक और बात भी कही थी, अगर निक रीनर वाकई अभी जेल से ये सब लिख रहे हैं, जैसे अगर वो सच में ये सब कुछ बताने वाली किताब लिख रहे हैं, तो जैसा आपने कहा वो इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अगर वो, आप जानती हैं, किसी नोटबुक में लिख रहे हैं जो भी वो अभी कर रहे हों, तो ये जो जर्नल या नोटबुक में लिखी बातें हैं, इन्हें ट्रायल में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। जो वो कहते या लिखते हैं वही उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो आप जानती हैं, अगर मैं उन्हें सलाह दे रहा होता और ये कुछ ऐसा है जो वो करना चाहते हैं और वो इसे कैलिफोर्निया के सन ऑफ सैम कानूनों के तहत कानूनी रूप से कर सकते हैं, तो मैं कहता कि हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। सही है? क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि रिपोर्टर या प्रोड्यूसर को दिया गया बयान या आपकी लिखी कोई बात आपके खिलाफ जाए। और अगर कोई इंटरव्यू होता है तो मैं ये सुनिश्चित करता कि मैं वहाँ मौजूद रहूं। मैं शायद इस मामले में कोई इंटरव्यू मंजूर नहीं करूंगा, खासकर अगर आपकी दलील कानूनी पागलपन है। अगर आप मर्डर केस में डिफेंस देखें, सही है, हम स्कैंडल में कई मामलों को कवर करते हैं जो आमतौर पर 3 या 4 श्रेणियों में आते हैं। पहली है वो मैं नहीं था। मुझे लगता है निक रीनर के लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो नहीं था, क्योंकि वहाँ काफ़ी डीएनए, खून, वीडियो और फिंगरप्रिंट सबूत होंगे, फॉरेंसिक सबूत, और शायद वीडियो भी होंगे। दूसरा ये है कि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। शायद आपको गैर इरादतन हत्या की दलील सुनने को मिले, जैसे जोश में किया गया हो। ये मुश्किल है। फिर से मान लीजिए कि अगर आपकी पिछली रात किसी से बहस हो जाती है, फिर आप वापस जाते हैं और वापस जाकर चाकू उठा लेते हैं, तो ये साबित करना कि ये गैर इरादतन हत्या है बहुत मुश्किल है। निप्सी हासल केस में भी दलील दी गई थी कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर नहीं बल्कि भड़काऊ शब्दों के कारण गैर इरादतन हत्या थी। लेकिन फिर भी उस केस में आरोपी अपनी कार में गया हथियार लेने के लिए और फिर वापस आया, और ये आवेग में किए गए कृत्य का दावा करने के लिए बहुत ज्यादा समय है। तीसरा है आत्मरक्षा। सही है, और जाहिर है हम जानते हैं कि रॉब और मिशेल रेनर काफी बड़े हैं, खासकर मिशेल। मुझे आत्मरक्षा का कोई ठोस तर्क नहीं सूझ रहा। और आखिरी है उस इरादे को नकारना, मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दोष मुक्ति। सही है, मुझे लगता है उन्हें आखिरी विकल्प चुनना पड़ेगा। तो अगर आपका क्लाइंट ओपरा या बारबरा वॉल्टर्स को इंटरव्यू दे रहा है तो उसे कानूनी रूप से पागल नहीं माना जाएगा। इससे बचाव को नुकसान होगा। ऐसा कुछ देखने को मिला तो मैं हैरान होऊंगा। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। मेरा मतलब है मैं यहाँ स्कैंडल पर उनका इंटरव्यू लेना पसंद करूंगी। मैं उनसे बात करना चाहूंगी। अगर मैं उनकी डिफेंस अटॉर्नी होती तो कहती कि ट्रायल खत्म होने तक इन सब चीजों से दूर रहो। मुझे लगता है यही मेरा आखिरी सवाल है नीमा। मुझे लगता है हम अभी भी शुरुआती चरण में हैं। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि अभी तक हमारी प्रीलिम भी नहीं हुई है, लेकिन वो भी जल्दी ही आने वाली है। कुछ ऐसा है जिसकी हम आगे उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते प्रीलिम की तारीख तय हो सकती है। तो तुम्हारे क्या अनुमान है? इसका असल मतलब क्या है? मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि ये केस खारिज कर दिया जाएगा। हमारे पास एलए में डेविड सेलेस्टे रिवास का बड़ा केस है, जिसमें डिफेंस समय सीमा में ढील देने को तैयार नहीं है और तुरंत प्रारंभिक सुनवाई चाहता है। ये जल्दी होगा, जब तक एपिसोड प्रसारण तक कुछ न बदले। आमतौर पर हाई प्रोफाइल मर्डर केसों में, जैसे टाइलर रॉबिन्सन केस में देखा है ना, आप जानते हैं डिफेंस जो करना चाहता है वो है सारी साक्ष्य सामग्री लेना, उसकी समीक्षा करना और अपने केस की प्रारंभिक सुनवाई के लिए तैयारी करने का समय पाना। तो मैं बहुत बहुत हैरान होऊंगा सियरा अगर ये केस 2027 से पहले कभी ट्रायल तक पहुंचता है। लोग ये नहीं सुनना चाहते, लेकिन डिफेंस को ट्रायल जल्दी कराने का अधिकार है। ये उम्र कैद का केस है जिसमें पेरोल संभव नहीं है। जज आमतौर पर डिफेंस को तैयारी के लिए जितना समय चाहिए उतना देते हैं, और ऐसे केस में आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके एक्सपर्ट्स तैयार हैं। आपने सारी दवाइयाँ, सारे ड्रग्स और सब कुछ सामने रख दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी ही
ट्रायल पर जा रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी तक कोई प्रारंभिक तारीख भी तय हुई है। शायद हमें यही तारीख इस हफ्ते मिल जाए, देखते हैं। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ नीमा, क्योंकि उस पर बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं और आप सही कह रही हैं। मेरा मतलब है, मौत की सजा की संभावना तो है, लेकिन यहाँ इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं लगती, खासकर कैलिफोर्निया में लगी रोक को देखते हुए। फिर भी बिना पैरोल उम्र कैद ये बहुत बड़ी बात है। डिफेंस चाहेगा कि उनकी सारी तैयारियां पूरी हो, और यही बात अभियोजन पक्ष पर भी लागू होती है, क्योंकि जैसा आपने कहा पूरी दुनिया देख रही है। तो हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। नीमा रोमानी, आज हमारे साथ स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद, और मुझे यकीन है कि हम आपको जल्द ही फिर से बुलाएंगे। बिल्कुल, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सिएरा, वापस आकर अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि हम इस केस के बारे में काफी समय तक बात करते रहेंगे। यही आज के स्कैंडल एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको पसंद आया और देखना है या सोशल मीडिया पर जुड़ना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर सिएरा गिलेस्पी नाम से खोजें। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ। अगली बार मिलूंगी।